गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो, हेलो। हाँ, ठीक है। अब बताइए, आवाज वॉइस आई क्या वापस? ऑडियो वीडियो क्लियर है? वीडियो ऑडियो ऑडियो दोनों क्लियर है? यस टाइप करिए। वॉइस आने लगा है क्या? आ गया है? वॉइस आ गया है? वॉइस ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? वाई देख रहा हूं मैं। ठीक है। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एकेडमी पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जल्दी जल्दी सेशन ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी जल्दी सेशन ज्वाइन कर लीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून। प्रभाकर जी, स्वाति जी, प्रणत जी, निष्ठा जी, अंजू जी, योगेंद्र जी, प्रभाकर जी, सभी लोग ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी सेशन को। ऑडियो क्लियर है? अब ऑडियो क्लियर है? ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को। इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि एनसीईआरटी से हमारी दोस्ती हो जाए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें क्लियर रहे। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी की। अभी 12th की शुरू की है, जल्दी ही ये बैच शुरू हुआ है। प्लेलिस्ट पे इसके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। 2 प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको इसका कराया हूँ, वो भी वहाँ पर अलग से एक प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा आज इसका हम लेक्चर 8 पढ़ रहे हैं। 7 लेक्चर हो गया है, लेक्चर 8 इकोलॉजी का है। सभी लोग ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करें। ठीक है। टीचर्स एकेडमी के तरफ से आपकी तैयारी, पैसा बनाना, पैसे के वजह से उसमें बाधा ना बने, इसीलिए टीचर्स एकेडमी की तरफ से अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बाधा, क्योंकि टीचर्स एकेडमी आपके लिए लेकर के आता है हर रोज कोर्स ऑफ द डे। हर रोज आपके लिए कोर्स ऑफ द डे इंस्टीट्यूट की तरफ से लाया जाता है कि पैसा किसी भी तरीके से शिक्षा को रोकने में प्रावधान ना डाले, बाधा ना डाले। इसीलिए हर रोज एक सीरीज कोर्स ऑफ द डे की लाई जाती है। आज का जो कोर्स ऑफ द डे यूपीटीजीटी का हिस्ट्री का है, वो 699 रुपए में ये कोर्स अगर आज की डेट में आप परचेस करते हैं 24 घंटे में, तो ऑफर प्राइस लग करके ये 699 रुपए का हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। तो जो लोग यूपीटीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं वो 699 रुपए में आज के दिन इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टीचर्स एकेडमी पर शिक्षक भर्ती में सबसे अधिक चयन देने वाली संस्था टीचर्स एकेडमी पर असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस का, DSSB जीएस, बीपीएससी जीएस, एनवीएस जीएस, निशुल्क एकलव्य बैच एलटी और जीएस का, इसके साथ में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, DSSB, जीडीसी, यूकेएलटी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, जीडीसी जीएस, बिहार एस्टेट,
टेट, सी टेट, एस टेट, जीआईसी, जीएस, केवीएस, एनवीएस, एमपीपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी विषयों पर बैच उपलब्ध हैं। आप जा सकते हैं। हमारा जो टीचर्स एकेडमी का ऐप है, ये उसका क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड है, मैं हट गया हूँ स्क्रीन से। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टीचर्स एकेडमी के ऐप को। बहुत सारी वहाँ पर निःशुल्क क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। तो इस ऐप को स्कैन करके ज़रूर आप जो है हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को स्कैन कर लीजिए और हमारे प्ले स्टोर पर हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है उसके साथ जुड़ जाइए। सारे बैचेस के बारे में वहाँ पर जानकारी है। इसके बाद आप यहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं, इस पर भी संपर्क करके किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, किसी भी बैच के साथ में आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की कोर्सेस ऐप पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए आज का अपनी कहानी। हम पढ़ रहे थे मेजर एबायोटिक फैक्टर। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कल के लेक्चर में शुरू किया हमने। कल हम टेम्परेचर के बारे में और वाटर के बारे में पढ़ के आए। 2 और मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं, एक लाइट है और एक सॉइल है। आज अपन लाइट से कहानी शुरू करेंगे। तीसरा एबायोटिक फैक्टर लाइट। आपको पता है सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो सन है वो सभी का एक है और सन से ही सारी चीज़ें, जो 2 एबायोटिक फैक्टर में सन का मेन रोल है। एक तो किस में, ये सन है, ठीक है। इसकी जो रेज आती हैं, इस रेज से 2 एबायोटिक फैक्टर में मेन इफेक्ट आता है। किसमें किसमें, एक तो लाइट में आएगा, सन की रेज की लाइट एक चीज आप एबायोटिक फैक्टर, और एक एबायोटिक फैक्टर कौन, टेम्परेचर। एक प्रकाश है भैया, लाइट है, और एक तापमान है, टेम्परेचर। ये दोनों चीजें, और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड विदाउट लाइट। लाइट की अगर लाइट नहीं रहेगी तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। खाना कैसे बनाता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस से। तो ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स के लिए से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी यही एक चीज आप ये भी याद रखिए कि 4 एबायोटिक फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन है, टेम्परेचर है। क्योंकि टेम्परेचर के वजह से सीजनल वेरिएशंस आती है, जो कि वेरियस सीजन्स फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें रोटेशन के बाद आती हैं। और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर क्यों है, क्योंकि काइनेटिक्स को, जो एंजाइम की काइनेटिक्स होती है उसको मेंटेन करता है, उसको इफेक्ट करता है। एंजाइम की काइनेटिक जो होती है वो फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक रेट को बॉडी के मैनेज करती है, इसीलिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइट के साथ, ठीक है, लाइट के साथ में टेम्परेचर, ये 2 चीजें। शुरू करते हैं अपनी लाइट से। लाइट के साथ में शुरू करते हैं। पहली लाइन जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे क्या, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड मतलब फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या बिकॉज ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइट किस लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, खाना जो बनता है प्लांट का, वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो लाइट जो है, ये एक चीज एनसीईआरटी स्टार्ट करती है लाइट से, आपको बताती कैसे प्लांट जो अपना खाना यानी फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस किस में होती है, सनलाइट में होती है। यहां एक अपने मन में प्रश्न आता है,
यहाँ जो मैंने ये लाइन आपको बताई एनसीईआरटी की जो पहली लाइन है इस टॉपिक पर, यहाँ पर अपने मन में एक प्रश्न आता है कि सनलाइट सबको तो नहीं मिलेगी, कुछ बड़े पेड़ रहेंगे, उसके नीचे कुछ छोटी छोटी घासें रहेंगी, श्रब्स रहेंगी, हर्ब्स रहेंगी। अब कोई बहुत बड़ा सा पेड़ है, ये कोई बहुत बड़ा सा पेड़ है, इसकी ह्यूज कैनोपीज हैं। अब इसके नीचे जो यहाँ ग्रासेस रहेंगी या जो श्रब्स रहेंगे, ये जो यहाँ श्रब्स रहेंगे, ये तो लाइट प्रॉपर नहीं पाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इनका खाना कैसे बनेगा? क्योंकि पहली लाइन तो एनसीईआरटी यही बोल दी कि प्लांट खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस वो हो रही सनलाइट में, यानी कि लाइट सबको बराबर मिलनी चाहिए तब खाना बनेगा। इनको क्या होगा भैया, इनका कैसे चलेगा? तो एनसीईआरटी कहती है, आपकी बाधा को दूर यहीं कर देती है, कहती है हर्ब्स एंड श्रब्स, हर्ब्स एंड श्रब्स adapted to low light conditions, to low light conditions. Herbs and shrubs क्या हैं? They are adapted to low light conditions. Why? Because they are constantly overshadowed by trees and canopies. Trees and canopies. ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहली चीज बताई गई आपसे लाइट में कि प्लांट खाना कैसे फोटोसिंथेसिस से बनाता है, ठीक बात है। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक बात है। बोला गया कि सर जो बड़े पेड़ होंगे उसके नीचे हर्ब श्रब ग्रासेस रहेंगी, इनका क्या होगा, इनको लाइटें नहीं मिलेगी। फिर कहे नहीं आप परेशान मत होइए भैया, कोई परेशान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा परेशान? एनसीईआरटी कहती है आपसे हर्ब्स हैं और श्रब्स हैं, ये लो लाइट कंडीशंस में अडॉप्टेड होते हैं, अपने आप को अडेप्टेशंस इनके अंदर कैसी कर लेते हैं कि लो लाइट कंडीशन में भी काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत भी प्रकाश पा जाएंगे, खाना बन जाएगा। समझ रहे हैं, खाना बन जाएगा। बिकॉज एज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाई ट्रीज एंड कैनोपीज, इनके अंदर लो लाइट कंडीशंस होती है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज लाइट का ही इंपॉर्टेंस यहां समझिए, जब हम फोटो पीरियोडिज्म पढ़ते हैं, फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन जब होता है, उसमें हम देखते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। लाइट के इफेक्ट के वजह से फ्लावरिंग इंड्यूस होती है उन प्लांट्स में, ठीक है। तो फोटो पीरियोडिज्म के लिए भी बोलते हैं, एक लाइन और लिखिए, फोटो पीरियोडिज्म या फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट, फोटो पीरियोडिज्म requirements are also depends on light factor, are also depends on light factor। प्लांट्स की कहानी सारी चल रही है भाई, ये प्लांट्स की सारी कहानी चल रही है। पहली चीज खाना बना लेंगे, ठीक है सर जी खाना बना लेंगे। दूसरी चीज हर्ब्स, एक जो खाना नहीं बना पाया, हमको लगा कि तो खाना नहीं बना पाएगा, क्या करेगा, तो उसके लिए बता दिया गया कि नहीं वो अडेप्टेड किए हैं। एक चीज लाइट के लिए बोला जाता है कि फोटो पीरियोडिज्म जो होती है, फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, जो फोटो पीरियड होती है जिसमें लाइट के वेरिएशन के वजह से प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, उसमें कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, समझ रहे हैं। तो उनमें भी फोटो पीरियोडिज्म में भी क्या है कि लाइट के फैक्टर पर डिपेंड करेगी, लाइट के फैक्टर पर डिपेंड करेगी। इसके बाद एक चीज लिखेंगे, ये हो गई अपनी कहानी एनिमल्स की, प्लांट्स की। एनिमल्स की लिखेंगे कि इन animals diurnal or and seasonal variations in animals, diurnal and seasonal variations दोनों में, किसमें, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन,
इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। एनिमल्स में क्या बोला जा रहा है कि डाईयूरेनल एंड सीजनल वेरिएशंस, दोनों चीज़ों में, इंटेंसिटी में भी और ड्यूरेशन में भी, कितनी तेजी से पड़ रही, कितनी इंटेंसिटी से पड़ रही है और कितने देर तक पड़ रही है, दोनों के मिला करके, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन दोनों को मिला करके, जिसको आप फोटो पीरियड कह लीजिए, इनके लिए मदद ये निकाल पाते हैं क्यूज फॉर फोरेजिंग, रिप्रोडक्शन, एंड माइग्रेशन एक्टिविटीज। क्या कह रहे हैं सर? एक चीज तो प्लांट के बारे में बता दिए कि प्लांट खाना कैसे बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, कब होगी, लाइट के प्रेजेंस में होगी। उसके बाद हर्ब्स का आपको बता दिया गया, ठीक है, वो भी बात अपनी क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है एक फोटो पीरियोडिज्म का बताया गया कि देखिए लाइट में, प्लांट में फोटो पीरियोडिज्म होता है, तो फोटो पीरियोडिज्म भी लाइट के वजह से ही होता है, तो वहां पर वो भी पढ़ लिया गया। एनिमल्स में बता दीजिए सर, प्लांट्स की चर्चा तो कर ली गई, एनिमल्स में बता दीजिए। तो एनिमल में बताया जाता है डाईयूरेनल। ये डाईयूरेनल माने जो दिन में एक्टिव रहते हैं, कुछ जानवर दिन में एक्टिव रहते हैं, कुछ जानवर रात में एक्टिव रहते हैं। आपको पता है चमगादड़ जो होता है, बैट्स रात में बहुत एक्टिव रहते हैं, इनको दिन में नहीं दिखता। उल्लू होता है, उसको रात में बहुत दिखता है। उल्लू को रात में ईगल शिकार नहीं कर पाएगी, उल्लू का रात में, क्योंकि उसको बहुत दिख रहा है, उसका जो प्रीडेटर उसको दिख ही नहीं रहा है। दिन में क्या होता है, कुछ एनिमल दिन में एक्टिव रहते हैं, कुछ एनिमल रात में एक्टिव रहते हैं। तो डाईयूरेनल सीजनल वेरिएशन होती है, ये किसके वजह से होती है? लाइट की जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है, इसके वजह से एनिमल्स तीन चीजें करते हैं। एक चीज तो खाने का संसाधन देख लेंगे, फोरेजिंग। जैसे रात में इनको नहीं दिख रहा है, तो दिन में लाइट हुई, डाईयूरेनल वेरिएशन देखने को मिल रही है, तो क्या करेंगे, दिन में जाकर के खाना खा लेंगे, रात के लिए बचा लेंगे। कभी कभी डॉग्स को आपने देखा होगा कि वो एक दो रोटी खा लिए, अगर बच गई कोई एक रोटी ले जाकर के मिट्टी में गाड़ देते हैं, फिर बाद में उनको जब भूख लगती है तो जाकर के खाते हैं। तो क्या करते हैं, ये वेरिएशन लाइट के वजह से, पहली चीज तो फोरेजिंग हो गई कि खाने पीने का इंतजाम अपना कर लेते हैं, दूसरी चीज रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, वेरिएशंस की वजह से रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, और तीसरी चीज माइग्रेशन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई प्रीडेटर हमको दिन में देख लेगा, हम एनिमल, हम प्राणी, हमारा कोई प्रीडेटर है, हमको दिन में देख लेगा, हम क्या करें सर, हमारे अंदर वेरिएशन लाइट की वजह से आई, एबायोटिक फैक्टर में जो लाइट एबायोटिक फैक्टर है उसका हमने क्या लिया, मदद ले लिया सर जी, फिर क्या किए, हमको पता चल गया कि दिन में कुछ एनिमल एक्टिव है, रात को उनको दिख ही नहीं रहा है, हम रात को क्या कर लेंगे, माइग्रेट कर लेंगे, बच जाएंगे प्रीडेशन से। बोलिए, रात को क्या कर लेंगे, माइग्रेट कर लेंगे। स्वाति जी बता रही हैं ज़ैंथियम, निकोटियाना, टोबैकम, डहेलिया, इंसुलिन, रूट्स ऑफ डहेलिया, एस्टर, कॉस्मोस, शॉर्ट डे प्लांट। अंजू जी पूछ रही हैं, देखिए बता रहे हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, तैयारी देखिए। अंजू जी कह रही हैं डाईयूरेनल को हिंदी में क्या कहेंगे, दिनचर कहते हैं डाईयूरेनल को, जो दिनचर होते हैं, जो दिन में एक्टिव रहते हैं प्राणी, जो एनिमल्स दिन में एक्टिव रहते हैं उसको डाईयूरेनल बोलते हैं, ठीक है, उसको डाईयूरेनल बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि एनिमल्स में डाईयूरेनल और सीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है, दोनों के वजह से लाइट के एक इंटेंसिटी और लाइट का ड्यूरेशन, इसके वजह से क्यूज माने इनको मदद मिलती है। मदद ले लेते हैं किसमें, फोरेजिंग में, खा लेंगे, रिप्रोडक्शन में, रिप्रोड्यूस कर लेंगे, और माइग्रेशन में। इन एक्टिविटीज को ये क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, इन एक्टिविटीज को ये क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। यहीं पर एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है अब जाकर के, क्योंकि जो चीज मैं आपको पहले ही बता दिया वो अब लिख रही है कि लाइट and light and temperature are closely connected, या इसको लिख लीजिए closely linked। क्यों भैया, क्योंकि सोर्स एक ही है ना। पापा कौन है, सन है इन लोगों के, पापा कौन है इन लोग के, सन है। सन जो है उसी की रेस से, सन की रेस से दोनों एबायोटिक फैक्टर, एक लाइट और एक क्या, टेम्परेचर, दोनों तो इसी रेस से आए हैं। सेलेस्टियल सोर्स ऑफ लाइट क्या, चांद आप सुने होंगे, 8 प्लैनेट्स अपने हैं, 8 प्लैनेट में आप सुने होंगे किसी किसी के पास 40 चंद्रमा है, किसी किसी के पास 50 चंद्रमा है, अपने अर्थ के पास तो एक ही चंद्रमा है। लेकिन आप ये सुने होंगे कि ये जो पापा हैं ये सबके एक हैं,
पापा जो हैं वो सबके क्या हैं, एक हैं, वो सन है। इसी सन के वजह से ये दोनों चीजें अपने को देखने को मिलती है, एक लाइट देखने को मिलती है और एक टेम्परेचर देखने को मिलता है। इन्हीं दोनों को वजह से, इसी सन के वजह से, सोर्स की वजह से, सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से, सेलेस्टियल सोर्स की वजह से क्या होता है, जो सन होता है, दोनों एबायोटिक फैक्टर इसी की देन है। तो एनसीईआरटी भी आपसे एक लाइन ये लिख देती है सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि लाइट और टेम्परेचर क्या है, ये क्लोजली लिंक्ड है, ये क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है, ठीक है। सूरज चाचू नहीं, सूरज को चाचू कह रहे हैं। ठीक है, इन सभी के तो पापा हैं भैया। हम लोग के अगर इकोसिस्टम की बात करें तो चाचा नहीं पापा हैं फिर इकोसिस्टम में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहीं से आया कि अपने दिमाग में कि सर जो बहुत डीप समुद्र होता है, बहुत डीप सी है, मान लीजिए सर 500 मीटर गहरा सी है, वहां तक तो सन की लाइट नहीं पहुंच पाएगी, वहां भी ऑर्गेनिज्म होगा, वहां कैसे लाइट के प्रेजेंस में खाना बनेगा, क्या होगा। ठीक है, एक चीज अपने पास ये आती है मन में, एक चीज क्या आती है, एक चीज मन में ये आती है कि 500 मीटर डीप सी पर, जहां पर डेप्थ कितनी है, 500 मीटर से ज्यादा है, ये क्या है, डीप सी, ये क्या है, डीप सी। यहां पर सन की लाइट तो जाएगी नहीं, यहां पर सन की लाइट तो जाएगी नहीं, जो सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेलेस्टियल सोर्स ऑफ लाइट है या एनर्जी कह लीजिए, लाइट है या इसी को एनर्जी कह लीजिए, एनर्जी और इसी को आप लाइट या इसी को एनर्जी कह लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स में ये चीज प्रूव कर दी गई है कई कई चैप्टर्स में कि लाइट भी एक एनर्जी है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर यहां पर आता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर आता है, दो पार्टिकल्स आते हैं, एक लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है, एक वेव नेचर भी शो करती है। तो ये मान लिया जाता है कि डुअल नेचर की वजह से एनर्जी भी मान के चलिए, तो 500 मीटर डीप फिजिक्स की वजह से मानिए इसको, एनर्जी को, लाइट को सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहिए या सेलेस्टियल सोर्स ऑफ लाइट कहिए, एक ही बात है। 500 मीटर डीप हम जब चले गए समुद्र में, तो यहां सर जी नो सनलाइट, यहां क्या, नो सनलाइट, यहां सनलाइट तो है ही नहीं, यहां भी प्लांट्स होंगे, जू प्लैंक्टॉन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, वेरियस ऑर्गेनिजम्स होंगे, यहां कैसे काम चलेगा, यहां दो चीजें होती हैं, क्योंकि सनलाइट है नहीं, लेकिन सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी से कुछ पोर्शन आता है। एक इसमें रहता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन, एक तो हार्मफुल यूवी रेडिएशन रहता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन रहता है, और कुछ कलर, एक विजिबल स्पेक्ट्रम के कुछ लाइट्स अवेलेबल होती हैं, विजिबल। एक तो क्या होगा 500 मीटर डीप पर जहां पर कोई सनलाइट नहीं है, सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से दो चीजें रहती हैं, एक क्या रहता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन रहता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन रहेगा, और दूसरा क्या रहता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या रहता है, विजिबल स्पेक्ट्रम के कुछ लाइट अवेलेबल रहती हैं एट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ ओशंस, ठीक है, ऑफ ओशंस। जब हम समुद्र में, सी में या ओशन में, सागर में या महासागर में, हम जब 500 मीटर से ज़्यादा डीप जाएंगे, उसकी गहराई तो बहुत 10,000 तक कई जगह पर डीप है, कई जगह पे 10,000 तक डीप है, कई जगह पर, कई जो हाइट है ये बहुत वेरिएंग है, फीट्स में मेजर करते हैं। एक जगह पे लिखा था, मैं देखा, वो बोला यार इतना गहरा है यहाँ पे, तो 500 मीटर आप समझ रहे हैं, फीट में बहुत हो जाएगा। 500 मीटर के जब आप नीचे जाएंगे, 500 मीटर के आप नीचे चले गए, 1 किलोमीटर से
आधा, वो आप नीचे चले गए, वहां सनलाइट तो पहुंच ही नहीं पाएगी। जब सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो सेलेस्टियल सोर्स ऑफ लाइट या एनर्जी जो है, इसके वजह से दो चीजें वहां पर रहेंगी, क्योंकि वहां पर भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, वहां पर भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, रिप्रोड्यूस करना है, अपनी कॉपीज को बढ़ानी है। तो एक तो हिस्सा हार्मफुल यूवी रेडिएशन का रहेगा जो उनके किसी काम का नहीं, इससे बच के रहें तो ही बेहतर है। दूसरी चीज, विजिबल स्पेक्ट्रम के कुछ लाइट अवेलेबल रहती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम की कुछ लाइट अवेलेबल रहती हैं एट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ ओशंस, एट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ ओशन। यहां तक बातें क्लियर हैं? यहाँ तक बातें क्लियर हैं? एक बार फटाफट जल्दी से जल्दी सर जी थोड़ी एनर्जी लाइए, जल्दी थोड़ी एनर्जी लाइए, एनर्जी आज कम लग रही है क्या? लाइट को जल्दी रिवाइज करते हैं। तीसरा एबायोटिक फैक्टर मैं आपको लेकर के आया लाइट में मैंने आपको क्या बताया कि भैया प्लांट्स जो होते हैं, ये बड़ा सा प्लांट है, ये क्या करेगा, अपना खाना जो फूड है फोटोसिंथेसिस की वजह से करता है और ये सनलाइट में होती है। बताया गया कि हर्ब्स एंड शर्ब्स का क्या होगा जिनको लाइट नहीं मिल रही है, तो बोले कि इनका अडेप्टेशन होता है, लो लाइट पर अडेप्टेड होता है, बिकॉज क्योंकि कॉन्स्टेंट ओवर शैडोड होते हैं ट्रीज और कैनोपीज से। फिर मैं आपको बताया फोटो पीरियोडिज्म रिक्वायरमेंट के लिए लाइट का फैक्टर बहुत ज़रूरी है, जिसके एग्जांपल निष्ठा जी भी दे दी और स्वाति जी भी दे दी। स्वाति जी एक शायद लॉन्ग डे का दी थी, एक जानी ने शॉर्ट डे का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे दिए उसके एग्जांपल के। जब हम शुरू करेंगे वहां पर पहुंचेंगे तो मैं भी यहाँ पर आपको सारों को एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। फिर मैं बताया कि एनिमल्स डाईयूरेनल और सीजनल वेरिएशन, इसका मतलब दिनचर होता है, दिनचर होता है, एक नॉक्टर्नल होता है, रच्चर जिसको कहते हैं नॉक्टर्नल, ये दिनचर है भैया। डाईयूरेनल सीजनल वेरिएशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है जो कि क्यूज में फोरेजिंग, रिप्रोडक्शन और माइग्रेशन में मदद करती है। फिर हम बात किए कि लाइट टेम्परेचर क्लोजली लिंक्ड है, जहां पे पिताजी की बात हुई किसकी, सन की, उसके वजह से ये दोनों बनते हैं, इसीलिए क्लोजली लिंक्ड है। 500 मीटर डीप सी पर भी अपनी बात हो गई। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चौथा फैक्टर और आखिरी एबायोटिक फैक्टर है सॉइल। चौथा और आखिरी एबायोटिक फैक्टर है सॉइल, ठीक है। सॉइल में एक चीज क्या पढ़ते हैं कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरीज। जो सॉइल की नेचर और प्रॉपर्टी है ये क्या करेगी, वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन, किसके वजह से वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन थ्री थिंग्स। कौन कौन सी भैया? एक तो क्लाइमेट, एक वेदरिंग, एक सॉइल सेडिमेंट्री है या ट्रांसपोर्टेड है, और एक चीज और सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक में कि सॉइल का एक चीज तो अपने को ये पढ़ लिया कि सेडिमेंट्री की ट्रांसपोर्टेड है, और एक चीज क्या है कि सॉइल का डेवलपमेंट कैसा है। ठीक है, सॉइल का डेवलपमेंट कैसा है। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, सॉइल पढ़ रहे हैं, नेचर और प्रॉपर्टीज जो सॉइल की है, सॉइल का नेचर और सॉइल की प्रॉपर्टीज ये क्या करेगी, वेरी करती है, ये बदलती रहती है। किस पर डिपेंड करती है, एक सॉइल के डेवलपमेंट में, कि सॉइल का डेवलपमेंट कैसे किया गया है, सॉइल का डेवलपमेंट कैसे किया गया है। एक चीज क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट कैसा है, एक चीज वहां का क्लाइमेट कैसा है। एक वेदरिंग, आपको पता है लाइकेंस रॉक्स आते हैं, तोड़ते हैं, सारी प्रोसेस होती है, फिर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करते करते सॉइल बनता है, सॉइल बनने में बहुत समय लगता है, तो ये वेदरिंग पर डिपेंड करेगा। और एक सेडिमेंट्री है कि ट्रांसपोर्टेड है, कहीं से मिट्टी पानी के साथ में बह करके बैंक्स की वजह से, रिवर्स की वजह से आई है, या जहां की मिट्टी है वहीं की मिट्टी है। ठीक है, ये चार चीजों के बेसिस पर जो सॉइल का भैया नेचर है और प्रॉपर्टी है ये क्या करेगा, वेरी करता है। नेचर और प्रॉपर्टी है ये क्या करेगा, वेरी करेगा इन चार चीजों पर। ठीक है, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल की कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें पहला है सॉइल का कॉम्पोजिशन, सॉइल का कॉम्पोजिशन। दूसरा है सॉइल का कॉम्पोजिशन, दूसरा है ग्रेन साइज, दूसरा है ग्रेन साइज, और तीसरा है एग्रीगेशन, तीसरा है एग्रीगेशन, तीसरा है एग्रीगेशन। तीन कैरेक्टरिस्टिक सॉइल की होती हैं। पहली क्या है? सॉइल का कॉम्पोजिशन, दूसरा क्या है? ग्रेन का साइज, और तीसरा क्या है? एग्रीगेशन। ये क्या डिसाइड करता है? ये तीन कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है सॉइल की ये तीन कैरेक्टरिस्टिक कि सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसा है, उसके सॉइल के ग्रेन के साइज कैसे हैं, और एग्रीगेशन कैसा है, वहाँ पानी का व्यवस्था कैसी है, इस बेसिस पर क्या डिसाइड होता है? डिसाइड्स परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैं क्या कह रहा हूं? सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक, तीन कैरेक्टरिस्टिक, एक सॉइल का कॉम्पोजिशन, एक ग्रेन का साइज और एक एग्रीगेशन। ये क्या डिसाइड करता है? डिसाइड करता है परकोलेशन। पानी सॉइल के पार्टिकल्स में मान लीजिए ये सॉइल का पार्टिकल है, तो पानी कितना अंदर तक परकोलेट कर रहा है और कितने देर तक पानी यहां पर रुका हुआ है। ये चीजें किन तीन कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड हो रही हैं? अगर आपसे पूछे कि भैया परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन डिसाइड कर रहा है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं सर, तीन कैरेक्टर्स इसके हैं सर। एक सॉइल का कंपोजिशन है, एक ग्रेन का साइज है और एक एग्रीगेशन है। तीनों मिलाकर के क्या डिसाइड करेंगे? परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब यहां पर एक चीज समझें, तीन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हम लोग पढ़े? सॉइल का कंपोजिशन, एक हम पढ़े ग्रेन का साइज, एक हम पढ़े एग्रीगेशन, ये तीन चीजें क्या कर रही थी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिसाइड कर रही थी। लेकिन अगर इन तीन के साथ में along with pH, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी, तीन कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़े कौन कौन सी? तीन कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, और इसके साथ में अगर हम बात कर लें, मिला लें पीएच को, मिनरल कंपोजिशन को और टोपोग्राफी को, तो ये क्या डिसाइड करेगा? दिस decides the vegetation of that area। तीन कैरेक्टरिस्टिक भाई, ये एक सॉइल की कंपोजिशन, एक ग्रेन का साइज, एक एग्रीगेशन, इसको मिला लीजिए तीन और चीजों के साथ में, पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है कि अर्थ के एक्सटर्नल सरफेस पर जितने भी आर्टिफिशियल या नेचुरल रिसोर्सेस हैं, एक्सटर्नल सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, उनकी जो स्टडी होती है उसको टोपोग्राफी कहते हैं। तो पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी, साथ में सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन, ये डिसाइड करेगा, ये छह चीज मिलकर के क्या डिसाइड करेगी कि किस एरिया में कौन सा वेजिटेशन हो रहा है, और इसके अलावा also determine the type of animals present in that area। तो एक चीज तो
तीन कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़े, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक से एक चीज क्या हो रही थी, परकोलेशन हो रहा था, इसी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये जो तीन है ये डिसाइड करती हैं परकोलेशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनके साथ में सर जी अगर इन तीनों की बात कर लें, यानी कि सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन के साथ में पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी की बात कर लें, तो ये क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा उस एरिया का, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं उस एरिया की वेजिटेशन कैसी होगी, ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। साथ में कौन से एनिमल वहां पर मिलेंगे, इनको भी डिटरमाइन ये फैक्टर्स करेंगे, उनको भी डिटरमाइन ये फैक्टर्स करेंगे। आ रहा है समझ में, आ रहा है ये समझ में। इसके अलावा एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट से आपका सवाल, आपको सवाल में कई बारी एक चीज दिखी होगी, बेंथिक एनिमल। एक चीज आपको बेंथिक एनिमल दिखे होंगे, बेंथिक एनिमल से आप सवालों में आपको ये परिचय हुआ होगा। इसका क्या होता है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। इन सेडिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक के वजह से एक एनिमल टाइप बनता है जिसको बेंथिक एनिमल कहते हैं। एक बेंथिक एनिमल से आपको सवाल परेशान कर सकता है। एक बेंथिक एनिमल, ये सवालों में कई बार दिखता है कि बेंथिक एनिमल्स कहाँ पाए जाएंगे, अगर बोल दिया जाएगा तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। बेंथिक एनिमल कहाँ पाए जाएंगे बोला जाएगा तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। बेंथिक एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है तो सेडिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक होती है, सेडिमेंटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती। तो एक चीज़ ये याद रख लीजिए, एक चीज़ इसको भी याद रख लीजिए। बिल्कुल बॉटम सरफेस, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ठीक है, यहां तक अपना जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी से, और कुछ चीजें जो एनसीईआरटी से निकल गई, अपडेटेड 2021 वाली एनसीईआरटी से कुछ चीजें जो निकल गई, उनसे भी हमने इन चीजों को पकड़ के पढ़ लिया। एक चीज अडेप्टेशंस है, वो मैं एक सेपरेट लेक्चर में अडेप्टेशंस पढ़ाऊंगा। अडेप्टेशन का एक सेपरेट लेक्चर होगा इकोलॉजी के आखिर में। आज अब ये चैप्टर पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मैं कह सकता हूं पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यहां पर जो हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर इकोलॉजी का है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। जितने भी सवाल एनसीईआरटी के आपको दिखें, जितने भी सवाल एनसीईआरटी बेस्ड दिखें, उन सभी को इस चैप्टर से आप लगा सकते हैं, उन सभी को अब आप इन चैप्टर से लगा सकते हैं। देखिए, आप जिस टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बातें कर लें, कुछ बातें कर लें। मैं कभी बात नहीं किया, जब से हम आए हैं 7 लेक्चर से सिर्फ पढ़ाई चल रही थी। आज 8वां लेक्चर है, 2 प्रैक्टिस का सेट हो गया, अपनी कुछ बातें नहीं हुई हैं। कुछ लोगों के मन में भ्रम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत सारे क्यूरियोसिटी हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि चल क्या रहा है। तो एनसीईआरटी की अपनी सीरीज स्टार्ट हमने की है, एनसीईआरटी की सीरीज हमने स्टार्ट की है। आपका जो एग्जाम है, जो भी टीचिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हम यहाँ लिखे हैं एनसीईआरटी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें से 20% क्वेश्चन, 15-20% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहते हैं। आप मान करके चलिए कि 15 सवाल 20 सवाल हम लोग जो एज इट इज दिखेगा उसको यहां से प्रैक्टिस करके एनसीईआरटी की मेंटेन कर लेंगे। ये यूपी के टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। कई टीचिंग एग्जाम्स में एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पेपर अच्छा बनता है और एकदम बेस्ड बनता है, तो और ज्यादा सवाल आप कर लेंगे। इससे क्या होगा, मैं बार बार बैच में रिपीट करता हूं, बार बार जब हम यहां पे पढ़ते हैं तो एक वर्ड को 4 बार 5 बार मैं खुद रिपीट करता हूं। मुझे लगता है क्या कर रहे हैं, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये याद हो जाए। ये जो एनसीईआरटी है ना, ये याद हो जाए आपको। आपको जब एनसीईआरटी याद हो जाएगी तो जो 20 सवाल दिखेंगे 125 में से, वो आप सट से मार देंगे, तुरंत मार देंगे। तो जो 100 सवाल 90 सवाल बच गए जो कि हमको करना है, उसके लिए टाइम हमारे पास मिल जाएगा, हम यहाँ से टाइम बचा लेंगे। जो 20-25 सवाल एज इट इज आ रहे हैं,
उसमें हम क्या कर लिए, टाइम बचा लिए। तो जो बाकी के बचे सवाल हैं उनमें हम समय ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा मिलेगा हमको करने के लिए। सर जो बाकी के सवाल हैं आप तो कह रहे हैं कि 20 से 25 या 20 से 30 सवाल आप करवा देंगे, बाकी जो बचे सवाल हैं 90 से 100 वो कौन करवाएगा? तो आपको पता है टीचर्स एकेडमी पर बायोलॉजी की जो सबसे बेस्ट जोड़ी है डॉक्टर सुमन सिंह सर की और डॉक्टर सिन्हा सर की, वो आपको इन क्वेश्चंस के लिए, बल्कि वो आपको तो पूरे 125 क्वेश्चंस के लिए मान करके चलिए तैयार करके चल रहे हैं। तो ये बैच जो अपना है, ये जो सीरीज अपनी है तो एनसीईआरटी की है। आपकी जो पूरी तैयारी है वो कौन करवा रहा है? डॉक्टर सुमन सिंह सर और डॉक्टर सिन्हा सर, जो बायोलॉजी की बेस्ट जोड़ी पूरे भारत में है टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। उनके नोट्स से सवाल आपको दिखेंगे, एनसीईआरटी के जो बाहर के हैं, एनसीईआरटी वाले यहां से दिख जाएंगे, जो एनसीईआरटी के बाहर के उनके नोट्स से दिखेंगे। तो आप ये मान करके चलिए कि अगर आप उन हाथों में हैं जो डॉक्टर सुमन सर और डॉक्टर सिन्हा सर के हाथ पकड़ लिए, तब आप सुरक्षित हाथों में हैं और आप 100% 100% टीचर बन गए हैं। जो थोड़ी बहुत कमी है मैं यहां पूरी करवा दे रहा हूं। तो आपको जुड़ना है। सुमन सर, सिन्हा सर, ये लोग क्या है, बड़ा सा पेड़ है, ह्यूज कैनोपीज हैं, ह्यूज कैनोपीज वाला बड़ा सा एक क्या है, पेड़ है। उस पेड़ की कुछ शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, कुछ कैनोपीज हैं, बड़ी बड़ी पेड़, जैसे एक बैनियन का पेड़। मेरे जीवन में बैनियन के पेड़ का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि बॉयज हाई स्कूल एंड कॉलेज जब प्रयागराज बीएचएस से पढ़ रहे थे तो उनके लोगों में भी बैनियन का ट्री था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी बैनियन का ट्री है। और विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा होने के नाते एक चीज हमको सिखाया जाता है, कोटो रामी टोट एब्रॉस, मतलब जितने एज मैनी ब्रांचेस एज मैनी ट्रीज, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। ठीक है, तो एक बड़ा विशाल वृक्ष है बायोलॉजी का। कौन कौन? डॉक्टर सुमन सिंह सर और डॉक्टर सिन्हा सर उसमें आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। उसकी ये कैनोपीज हैं जो कहीं आपको तकलीफ दे देंगी। वो तो ब्रह्मास्त्र एक शस्त्र आपका मजबूत कर रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन कहीं से जो कमी रह जाएगी वो हम यहां पूरी कर देंगे। तो इस बैच के साथ में फ्री चल रहा है, चलते रहिए, जुड़ते रहिए, अपना सेशंस पब्लिक आ रहे हैं, चल रहा है, लेकिन तैयारी टीचर बनने की है तो सुमन सर और सिन्हा सर से जुड़िए, सुमन सर और सिन्हा सर से जुड़िए। डॉक्टर सुमन सर और सिन्हा सर के जैसा टीचर बायोलॉजी का नहीं मिलेगा आपको। टीचिंग एग्जामिनेशन में मैं बोलूं कि बायोलॉजी के किंग हैं ये लोग, और अलग अलग बॉटनी के गॉड एक को कह लीजिए और जियोलॉजी का गॉड एक को कह लीजिए। तो टीचिंग एग्जाम हो या किसी और तरीके का एग्जाम हो जहां पर बायोलॉजी आती है, तो आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। और नहीं हैं तो जल्दी से बैठ जा करके ऐप का एक आपको क्यूआर दिया गया था आज, ये हमारे ऐप का क्यूआर है। इस क्यूआर को आप जाइए, स्कैन करिए और पहला काम यही करिए, अगर टीचर बनना है, बायोलॉजी में एग्जाम देना है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनवीएस, जीआईसी, किसी भी टीचिंग एग्जाम का, असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच आ गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में आपको एज इट इज नोट से क्वेश्चन दिखेंगे डॉक्टर सुमन सिंह सर के और सिन्हा सर के। ठीक है, तो ये ऐप आप इंस्टॉल करिए और पहला काम करिए कि टीचर बनना है तो सिन्हा सर, सुमन सर से जुड़िए। उसके बाद जो समय आपका बचाने का काम कर रहा है वो कौन मैं कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं अपनी इस सीरीज के साथ में, जो अपनी एनसीईआरटी सीरीज है। ठीक है, ठीक है। अगर कई सवाल मुझे दिखते हैं कि आपके फादर हैं क्या, आपके पापा हैं क्या, मैं बताऊं आपको, मैं नहीं, बायोलॉजी के जितने भी टीचर हैं बहुत सीनियर हैं, बहुत रेस्पेक्टेड सुमन सर हैं। जितने भी, मैं ही नहीं, बायोलॉजी के जितने भी टीचर हैं वो सबके पापा हैं। जितने भी बायोलॉजी के टीचर हैं वो सुमन सर सबके पापा हैं। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि भैया बायोलॉजी में हमारे भी पापा हैं। ठीक है, बायोलॉजी में हमारे भी पापा हैं। ठीक है, क्लास ओवर नहीं हुआ है, अभी थोड़ी सी बात कर रहे हैं, बात भी कभी कभार कर लेना चाहिए ना। सुमन सर और सिन्हा सर से बैच जुड़िए, टीचर बनने की तैयारी को पूरा करिए, कंप्लीट करिए। और एनसीईआरटी, क्योंकि पैटर्न बदल गया है, समय बचाना है, अपने को सवाल पूरे करने हैं, 125 सवाल 2 घंटे में, उसकी तैयारी के लिए जो है समय बचा दूंगा एनसीईआरटी से। 20, 25, 30 सवाल एज इट इज आपको दिखेगा, बाकी तैयारी उधर कंप्लीट। आप हो गए मास्टर, आप हो गए टीचर, आप हो गए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना जो कहानी इसकी चल रही थी पहले चैप्टर की, वो चैप्टर अब खत्म हो गया है। नया चैप्टर आज जो शुरू करेंगे, मैं सोच रहा था पहले बायोडाइवर्सिटी शुरू करते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी शुरू करने का मतलब इकोसिस्टम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा, आपको फील नहीं आएगा। तो इकोसिस्टम पहले पढ़ते हैं। पहले इकोसिस्टम
पढ़ते हैं। पहले क्या करते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं। अनुराधा जी, बायोलॉजी चल रही है। बायोलॉजी में मैंने बोला कि सभी के, मैं नहीं, जितने भी अध्यापक हम लोग पढ़ाते हैं बायोलॉजी, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, सभी के फादर हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कहेंगे नहीं उनको, लेकिन टीचिंग में फादर ऑफ बायोलॉजी कहेंगे डॉक्टर सुमन सर को। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट किया गया है भैया, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इकोसिस्टम। पहला चैप्टर खत्म हो गया है। पहले चैप्टर के लिए मैं आपको बिल्कुल खुला छोड़ दे रहा हूं, कोई सा भी सवाल करिए, कोई से भी सवाल को जाइए, अटेम्प्ट करिए। कोई भी सवाल एनसीईआरटी में नहीं आ रहा है, सर आपसे पूछेंगे कैसे? आप तो यहां पर पब्लिक में आकर के पढ़ाते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, वीडियो रिकॉर्डेड जाती है, अपलोड रहती है चैनल पर, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेश्चन लिख करके भेजिए, मैं आंसर का रिप्लाई आपको करवाऊंगा। आप क्वेश्चन लिख करके भेजिए कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आया, मैं लगा रहा था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से पढ़ करके, इकोलॉजी से पढ़ करके, ये मुझे नहीं आया, उसको भेजिए कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा, उसका आंसर एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस साथ में करते रहना है, प्रैक्टिस साथ में करते रहना है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इकोसिस्टम। नया चैप्टर इकोलॉजी का, पूरी एनसीईआरटी की इकोलॉजी कवर कर रहे हैं, एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर कर रहे हैं, क्योंकि 30 सवाल देखते बनवाऊंगा। 30 सवाल आप देखते टिक करेंगे, सिर्फ उसमें टिक करेंगे, बाकी जो सुमन सर, सिन्हा सर से पढ़ रहे हैं उसमें फिर जाकर के अपना दिमाग लगा करके उसको भी करेंगे और सपना पूरा करेंगे। इकोसिस्टम पढ़ते हैं। इकोसिस्टम में जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक गाय है, कौन है, गाय है। थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे सर गाय का, ये तो हाथी जैसा बनने लगा, क्या क्या है, गाय है, ये क्या है, काऊ, क्या है, क्या है, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, पूरी एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़ेंगे, यहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है पहले समझिए, ये क्या है, गाय है, ये एक गाय है, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म मैं इसको बोल सकता हूं। ये एक गाय है, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ऑर्गेनिज्म बोल सकता हूं। अब इस एक गाय से और गाय आई, मेनी काउस, ठीक है, मेनी काउस, इस एक काउ से मेनी काउस आई और काउस बनी। यहां पर मान लीजिए 10 काउ हैं, क्या है, 10 काउस हैं। तो ये क्या जो होता है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। इसको क्या बोलते थे, पॉपुलेशन। एक काउ थी, ऑर्गेनिज्म था, 10 काऊ हैं, 100 काऊ हैं, या और ज्यादा डिफरेंट, बहुत ढेर सारी काउज हैं, तो ये क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एक चीज बहुत जरूरी है कि सिंगल स्पीशी का होना चाहिए। गाय का गाय के साथ में ही पॉपुलेशन होगी, गाय का डॉग के साथ में पॉपुलेशन नहीं होगी, गाय का एंट के साथ में पॉपुलेशन नहीं होगी। पहली चीज सिंगल स्पीशी के होने चाहिए पॉपुलेशन के अंदर। दूसरी चीज क्या सर, दूसरी चीज क्या सर, वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। ज्योग्राफिकल एरिया आप मान करके चलिए कि अनलिमिटेड है, इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं होती पॉपुलेशन की। मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमारे इलाहाबाद की ये 10 गायों की पॉपुलेशन है, आप इसको बोल सकते हैं कि ये भारत के 100 गायों की पॉपुलेशन है। तो इसकी कोई बाउंड्री लिमिटेड नहीं होती है, इसकी पॉपुलेशन की कोई बाउंड्री नहीं लिमिटेड होती है, लिमिट नहीं है, वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया है। दूसरी चीज, ये पॉपुलेशन क्या है, पोटेंशियली, ये पॉपुलेशन क्या है, पोटेंशियली इंटर ब्रीडिंग। इस पॉपुलेशन के पास पोटेंशियल होना चाहिए इंटरब्रीड करने का। गाय है, गाय से ही रिप्रोडक्शन करेगी, गाय से ही इंटरब्रीड करेगी, कुत्ते से, डॉग से तो करेगी नहीं। तो इस पॉपुलेशन की ये कुछ शर्तें हैं। पहले ऑर्गेनिज्म था, कौन था, काऊ। पहले एक ऑर्गेनिज्म मैं आपको बताया, कौन बताया,
ब्यूटीफुल सी प्यारी सी काऊ। अब ये काऊ जो है, ये काऊ मैनी हो गई, मैनी काउस, मान लीजिए यहाँ 10 काउस हो गई, मैनी काउस हो गई। ये क्या एक पॉपुलेशन बना रहा है। पॉपुलेशन का मतलब कि सिंगल स्पीशीज होने चाहिए थे सर, वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होने चाहिए सर, और पोटेंशियली इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोडक्शन कर सके। ये इलाहाबाद के अगर काउस की बात हो रही है तो इलाहाबाद के काउस के साथ में करेगा, चेन्नई के काउस के साथ में जाने तो मीटिंग करने थोड़े जाएगा, इंटरब्रीड करने थोड़े जाएगा। तो इसके पोटेंशियली इंटरब्रीड होने चाहिए कि जहां पर पॉपुलेशन, जिस एरिया की पॉपुलेशन है उसी एरिया में इंटरब्रीड कर सके, उसी एरिया में इंटरब्रीड कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई सर। अब इसके आगे मान लीजिए काउज हो गई, डॉग्स हो गए, इसके बाद चींटियां हो गई, एंड्स हो गई, इसके बाद एनिमल्स और अदर एनिमल्स हो गए, इसके बाद मान लीजिए बर्ड्स हो गई, और साथ में प्लांट की भी कम्युनिटी हो गई, और साथ में प्लांट्स की क्या हैं, कम्युनिटीज़ हैं। प्लांट्स की कम्युनिटीज़ का मतलब एल्गी होगी, हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे और ट्रीज होंगे। यहाँ तक मैं क्या बताया कि एक गाय, ये ऑर्गेनिज्म था, मैनी गाय आए, लेकिन सिर्फ गाय आए, गाय के अलावा और कोई नहीं, तो वो सिंगल स्पीशी, तो पॉपुलेशन हुआ। अब गाय के साथ में डॉग्स हैं, एंड्स हैं, एनिमल्स, अदर एनिमल्स हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, प्लांट्स की कुछ कम्युनिटीज़ हैं, एल्गी, हर्ब, श्रब, ट्रीज और भी सारी चीज़ें हैं। ये मिला करके क्या बनाता था, कम्युनिटी। हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ लिए, पॉपुलेशन के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ लिए। ये क्या बना, कम्युनिटीज। इंटरैक्शंस के थ्रू हम कम्युनिटीज के बारे में पढ़ लिए थे। अब ये कम्युनिटीज विथ वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स, ये जो कम्युनिटी है इसके साथ में वेरियस एबायोटिक फैक्टर, सर पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, ठीक है, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिजिकल फैक्टर्स हो गए, नॉन लिविंग फैक्टर्स हो गए, ये सारे मिलेंगे कम्युनिटीज के साथ में। इस कम्युनिटी के साथ में ये सारे मिलेंगे। ये सारे जब मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, इकोसिस्टम। ये क्या बनेगा, इकोसिस्टम। बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है। इकोसिस्टम में, इसमें एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन फैक्टर सर, पहाड़ हो गए, पहाड़ ना लिखता हूं मैं, माउंटेन्स लिख देता हूं, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर हो गए सर, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गया, सॉइल है, उसके बाद जो है लाइट है। समझ रहे हैं, आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक ऑर्गेनिज्म था काऊ, इस ऑर्गेनिज्म से हम बनाए 10 काऊ की एक पॉपुलेशन की शर्त रखी गई थी, सिंगल स्पीशी का होना चाहिए, वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होनी चाहिए, और पोटेंशियल होना चाहिए इसके लिए इंटरब्रीड करने का। इंटरब्रीड का क्या होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। इलाहाबाद जहाँ के ऑर्गेनिज्म हैं, जहाँ की पॉपुलेशन है, वहीं इंटरब्रीड करेगी, कहीं दूर इंटरब्रीड करने नहीं जाएगी। साथ में बोला गया कि अब सबकी पॉपुलेशन, काऊ की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन, एंड्स की पॉपुलेशन, अदर सबकी पॉपुलेशन मिलाकर के क्या बनी, कम्युनिटी बनी। ये सारे एक जगह पे दिखने लगे, कम्युनिटीज बनी, और इनके साथ में एबायोटिक फैक्टर्स आ गए। एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गई, ये माउंटेन, रिवर्स, लाइट और जितने भी सॉइल, ये सब मिला करके इन कम्युनिटीज के साथ में वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स आ गए। ये क्या बना, इकोसिस्टम। ये क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। ये क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आ रहा है, इकोसिस्टम। यहां पर हम कहेंगे
कि एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी है वो सत्य है कि फंक्शनल इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर का फंक्शनल यूनिट है कौन, इकोसिस्टम। नेचर का फंक्शनल यूनिट है कौन, इकोसिस्टम। बोलेंगे बेसिक यूनिट ऑफ नेचर, बेसिक यूनिट ऑफ नेचर, बेसिक यूनिट ऑफ नेचर। साथ में सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम का मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, एक चीज कह लेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसकी, नेचर की, बेसिक यूनिट है किसकी, नेचर की, और सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट है किसकी, नेचर की। कहने का मतलब जहां पर वेयर organisms are interacting among themselves, and interaction of organism with its physical abiotic environment। ठीक है। इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक तो ऑर्गेनिज्म खुद आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एक तो आपस में इंटरैक्ट कर लिए, दूसरा जो फिजिकल एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट है जो उनको सराउंड करता है, उसके साथ में भी ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं, उसके साथ में भी ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं। लाइट के भी साथ में भी देखिए इफेक्ट पड़ रहा था, टेम्परेचर के साथ में इफेक्ट पड़ रहा था, वाटर के साथ में इफेक्ट पड़ रहा था, सॉइल के साथ में इफेक्ट पड़ रहा था। डिसाइड क्या कर रहा था, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन किसका, ऑर्गेनिज्म का। तो ऑर्गेनिज्म का जो खुद के साथ इंटरैक्शन और ऑर्गेनिज्म का किसके साथ में, फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्शन, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट है किसकी, नेचर की। इसको बोल दीजिए इकोसिस्टम, इसको बोल दीजिए खुद अपना रखवाला है, ये खुद अपना रखवाला, इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, सेल्फ रेगुलेटरी। मतलब हम कह सकते हैं कि इको सिस्टम इज इक्वल्स टू कम्युनिटीज प्लस एबायोटिक फैक्टर्स, कम्युनिटीज प्लस एबायोटिक फैक्टर। इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इज इक्वल्स टू कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स, कम्युनिटीज प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। इकोसिस्टम की चर्चा अपनी शुरू हो गई है, दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का शुरू हो गया है। इकोसिस्टम, पहला ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन खत्म, इकोसिस्टम में एक तो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करे या सराउंडिंग फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करे, तो हम कह सकते हैं कम्युनिटीज और एबायोटिक फैक्टर। अभी इन एबायोटिक फैक्टर में मेजर में 4 तो हम पढ़ के खुद ही आए हैं, आपको कल से आज तक पढ़ा रहा हूं। एक टेम्परेचर, एक वाटर, एक लाइट और एक क्या, सॉइल। ये 4 तो आप पढ़ ही लिए हैं। इसके अलावा माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बारे में आज बताया। वाटर है तो इसी से रिवर का सोर्स है, रिवर्स हैं। ये सारे क्या हैं, कम्युनिटीज के साथ में जब इंटरैक्ट करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम की पढ़ाई चल रही है, इकोसिस्टम की पढ़ाई चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कहा गया कि ये जो इकोसिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम है
इस इकोसिस्टम में सर आप दो चीज बता रहे थे, एक कम्युनिटीज है वेरियस पॉपुलेशंस की, अदर पॉपुलेशन की कम्युनिटीज है, उसके साथ में एबायोटिक फैक्टर्स है। तो सर जी जो ये इकोसिस्टम है आपका, ये जो इकोसिस्टम है आपका, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम कह सकते हैं कि वेरीज इन साइज, वेरीज इन साइज, साइज के फॉर्म में वेरी करेगा। इकोसिस्टम में एक छोटा सा पॉन्ड भी आ सकता है, एक छोटा सा पॉन्ड भी आ सकता है, एक छोटा सा पॉन्ड भी आ सकता है, या लार्ज फॉरेस्ट, या लार्ज फॉरेस्ट एक बहुत विशाल बड़ा जंगल भी आ सकता है, एक स्मॉल पॉन्ड भी आ सकता है, एक लार्ज फॉरेस्ट भी आ सकता है। कुछ इकोलॉजिस्ट, मैनी इकोलॉजिस्ट बिलीव मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड्स, बिलीव नहीं करिए, यहाँ रिगार्ड्स लिखिए, बिलीव नहीं करिए, बात एक ही हो जाएगी लेकिन लिखने में थोड़ा अच्छा और लगेगा। रिगार्ड्स एंटायर बायोस्फीयर, रिगार्ड्स एंटायर बायोस्फीयर एज ग्लोबल इकोसिस्टम, एज ग्लोबल इकोसिस्टम, एज ग्लोबल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब वेरियस डिफरेंट पॉपुलेशंस की कम्युनिटीज, उसके साथ में एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में 4 फैक्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद जो है इकोसिस्टम बारे में बता दिए कि इंटरेक्शन चल रहा है। अब ये इकोसिस्टम का साइज की जब हम बात करेंगे तो इसकी साइज भी वेरी करती है, इसकी साइज भी वेरी करती है इकोसिस्टम की। एक छोटा सा पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, एक छोटा सा तालाब भी इकोसिस्टम है, और एक लार्ज बड़ा फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है। इस तालाब के अंदर वेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जू प्लैंक्टन्स होंगे, स्मॉल फिशेज होगी, बड़ी मछलियां होंगी, वो सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे, इंटरैक्शंस कर रहे होंगे, कम्युनिटी लेवल पर इंटरैक्शन होगा। ये भी एक क्या है, इकोसिस्टम है। एक लार्ज फॉरेस्ट जहां बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी प्लांट की कम्युनिटीज है, उन कम्युनिटीज के ऊपर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो पूरा एक लार्ज फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि कुछ इकोलॉजिस्ट रिगार्ड करते हैं इंटायर बायोस्फीयर को, पूरा बायोस्फीयर जो है, पूरा बायोस्फीयर, बायोम के बाद कौन, बायोस्फीयर, जो पूरा बायोस्फीयर है उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो ग्लोबल इकोसिस्टम यहां तक हो गया, यहां तक हो गया कि ठीक है, बड़ा है, ये है, क्योंकि इकोसिस्टम इज बिग एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इकोसिस्टम एक तो बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, इसीलिए इसको डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में इसको बांटते हैं। पहला होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, इसकी साइज वेरी भी कर रही थी, हमने देखा उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ा है, हम क्या करते हैं, क्योंकि इंटायर ग्लोबल, अगर हमसे इकोलॉजिस्ट रिगार्ड करती है कि पूरा बायोस्फीयर जो है क्या है, ग्लोबल इकोसिस्टम है, पढ़ाई कैसे करेंगे सर जी, अध्ययन कैसे होगा, फिर उसके बारे में स्टडीज कैसे होंगी, रिसर्च कैसे होंगी। तो हमने कहा कि नहीं भैया, बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको 2 चीजों में डिवाइड करिए, इसको 2 टाइप में डिवाइड करिए, एक टेरेस्ट्रियल में करिए, एक एक्वेटिक में करिए। अगर ठीक है सर, ठीक है, इकोसिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 2 हिस्सों में पढ़ाई आसान करने के लिए, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक क्या भैया, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये 2 चीजों को बनाया गया अलग अलग। टेरेस्ट्रियल में बोला गया फॉरेस्ट आएंगे, ग्रासलैंड्स आएंगे, और डेजर्ट्स आएंगे एक्सेट्रा। टेरेस्ट्रियल में क्या, फॉरेस्ट आएंगे,
ग्रासलैंड आएंगे और डेजर्ट्स एक्सेट्रा। एक्वेटिक में रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस, वेटलैंड, एच्यूरीज, एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स और बड़ा होने के नाते अब इसको पढ़ाई करना मुश्किल ना हो, दो हिस्सों में तोड़ा गया। एक बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आता है? फॉरेस्ट का मतलब समझते चलिए यहीं से जंगल। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान। ग्रासलैंड क्या है? वो मैदान जहाँ पर घास होंगी। डेजर्ट मरुस्थल आप जानते हैं। रिवर नदियाँ हो गई, पॉन्ड्स तालाब हो गया, लेक्स झील हो गई, ओशंस महासागर है। वेटलैंड वो हिस्सा होता है जहाँ पर हमेशा पानी भरा हो। ये कोई सरफेस है, यहाँ पर ग्रास होंगी लेकिन वाटर लॉगिंग हमेशा होगी। ऑलवेज वहाँ पर क्या होगी? हमेशा ये सरफेस पर पानी भरा हुआ है। ये क्या है? वेटलैंड्स। सरफेस हमेशा ऑलवेज जहां पर पानी लगा हो उसको वेटलैंड्स बोलते हैं। एक एच्यूरी होती है। एच्यूरी क्या होती है? खाड़ी के बीच का वो हिस्सा जहां पर नदियां और ओशन जाकर के मिले, वो बोलते हैं, उसको एस्चुरी बोलते हैं, या एच्यूरी इसको पढ़ते हैं। एस्चुरी लिखा भले है लेकिन एस्चुरी पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है। हाथों हाथ समझते हैं, यहीं से चलिए। हाथों हाथ यहीं से समझते इसको चलिए। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की कहानी अपनी इतनी हो गई और एक्वेटिक इकोसिस्टम की कहानी अपनी इतनी हो गई। आगे हम जो पढ़ेंगे वो है बेसिक कंसर्न्स ऑफ इकोसिस्टम, और इसको अपन पढ़ेंगे कल। उससे पहले एक चीज यहां पर, इकोसिस्टम का इंटरैक्शन हम पढ़ करके आ गए। आपको मैं बताया इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम जल्दी से यहाँ से हम शुरू किए थे। जल्दी यहाँ पे सभी लोग आइए, जल्दी यहाँ से आइए। इकोसिस्टम पढ़ना शुरू किए, नया चैप्टर शुरू हुआ। ऑर्गेनिज्म एक काऊ है, बहुत सारी काऊ होंगी, पॉपुलेशन बनेगा, उसकी चीज़ें क्या क्या होती हैं हम पढ़ लिए। इसके बाद मैं बताया कम्युनिटीज़, आपको कम्युनिटीज़ बताया कि कम्युनिटीज़ में डिफरेंट एनिमल आए, उसके साथ में एबायोटिक फैक्टर जोड़ दिए तो क्या हो गया? इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम को फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कहा गया, बेसिक यूनिट ऑफ नेचर कहा गया और सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट ऑफ नेचर कहा गया। इकोसिस्टम बताया गया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर यानी इकोसिस्टम वेयर ऑर्गेनिज्म आर इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्व्स एंड इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। इसके बाद हम पढ़े कि इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं कम्युनिटीज प्लस एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक में माउंटेन, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये रिवर्स, ये सारी चीजें मिला करके कम्युनिटीज के साथ में क्या बना रही हैं? इकोसिस्टम। इसके बताया हमने साइज में वेरिएशन देखने को मिलती है इकोसिस्टम के। छोटा पॉन्ड से लेकर के बड़ा फॉरेस्ट, दोनों इकोसिस्टम है। कई इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंटायर बायोस्फीयर कैसा है? ग्लोबल इकोसिस्टम है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई कैसे की जाएगी उसकी? ये बिग और कॉम्प्लेक्स है, दो हिस्सों में इसको तोड़ दिया जाता है। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा जाता है और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा जाता है। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, और इसमें जो है एक्वेटिक में रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, ओशन है और वेटलैंड। बेसिक कंसर्न्स हैं जो कल के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। उसको कल का लेक्चर जो होगा इकोसिस्टम का, उसमें कल नहीं होगा लेक्चर। एक चीज मैं बता दूं, कल लेक्चर नहीं होगा, लेक्चर अपना परसों संडे के दिन रखेंगे। कोशिश संडे के दिन इसलिए मैं रख रहा हूं क्योंकि अभी एक घंटे मिल पाते हैं, फिर संडे को छुट्टी हो जाएगी तो उसका मजा नहीं। तो खत्म करना है अपने को और पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी है, जल्दी से करनी है, एनसीईआरटी पढ़ना है। तो परसों 2 घंटे का लेक्चर के अराउंड लेकर के जाएंगे। संडे के दिन लेक्चर लगेगा, कल लेक्चर नहीं लगेगा, संडे के दिन लेक्चर लगेगा। तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं। एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है। एक थोड़ा सा मोटिवेशन शेयर में रखिए, एक शायरी सुनिए कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़े हैं।
मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मज़ा तो उसमें है कि हम हार के भी मुस्कुराते रहें, मज़ा तो उसमें है कि हम हार के भी मुस्कुराते रहें। हर बार जीत जाना कमाल थोड़े है, हर बार जीत जाना कमाल थोड़े है। परवीन शागिर जी का ये शेर है। जो बहुत मोटिवेट करता है, जो बहुत मोटिवेट करता है। और मैं लगातार आपसे कहता भी हूँ कि शाख से टूट के गिर जाएं हम वो पत्ते नहीं हैं, शाख से टूट के गिर जाएं हम वो पत्ते नहीं हैं। हवाओं से कहिए औकात में रहें, हवाओं से कहिए औकात में रहें। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, भटकिए मत, तैयारी जारी रखिए। कोर्सेज यहाँ पर टीचडी पीचडी चल रहे हैं, ले लीजिए। एनसीईआरटी का जितना हिस्सा है, क्योंकि समय बचाना है अपने को, सवाल करने हैं, वो मैं लेकर के चल रहा हूँ। मेहनत करते रहिए, दिन पर दिन अपने आप को इम्प्रूव करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बढ़ाइए, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और हमेशा खुश रहिए, हमेशा अच्छे के लिए जाइए, रोज अपने आप को इंप्रूव करिए। अगर आप किसी मंजिल में ऊपर उठ गए हैं, जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट में हम क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। लिफ्ट में मान लीजिए 13वें फ्लोर पर आ गए तो सीधे कहती है ग्राउंड फ्लोर, 13 से नीचे नहीं। आप लाइफ में एक बार ऊपर चले गए तो नीचे मत आइए, ग्राउंड फ्लोर पर मत आइए, 13 से 14 पर चले जाइएगा, 13 से 12 पर मत आइएगा, ठीक है। तो हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं परसों के लेक्चर में इकोलॉजी के साथ में। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या खूब। और हमारे यहाँ बीएम सर की भी एक चीज़ है, मैं कहूँ आपसे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ठीक है। तो अपसेट नहीं होना है, ये डिमोटिवेट होकर नहीं रहना है कि भर्ती नहीं आ रही, भर्ती, अरे भर्ती नहीं आएगी, जाएगी कहाँ, भर्ती नहीं आएगी, धरना दिया जाएगा। कल बीएम सर धरना दे रहे थे, बीएम सर जो है आयोग के बाहर धरना दे रहे थे। आप लोगों के लिए भर्ती नहीं आएगी, लाया जाएगा, उनको मजबूर किया जाएगा कि भर्ती निकालें, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, भर्ती आएगी नहीं, जाएगी कहाँ, ठीक है। भर्ती आएगी। बीएम सर कल धरना दे रहे थे और वो गए थे, उसमें सबका संस्था का प्रयास यही है कि सरकार जल्द से जल्द भर्ती निकाले, ठीक है, जल्द से जल्द भर्ती निकाले। बीएम सर के लिए एक लाइक, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक नहीं किए हैं, बीएम सर के लिए एक लाइक कर दीजिए भैया। सभी लोग बीएम सर के लिए एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत की है। और वो कहते हैं, एक बात बीएम सर कहते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम लोग मजबूर कर देंगे भर्तियों को लाने के लिए, भर्तियां आएंगी और आपका चयन होगा, आपके सपने साकार होंगे। वो हम लोग कर रहे हैं, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, आप लोग पढ़िए, बाकी चीज़ें सब आपको करी जा रही हैं। लगातार हम लोग शिक्षा में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में लगातार चयन देने वाली संस्था बन रहे हैं और आपके ही प्यार, आपके ही सपोर्ट से बन रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, मस्त रहिए और परसों मिलते हैं। परसों इकोसिस्टम के दूसरे लेक्चर के साथ में मिलते हैं। आज इकोसिस्टम थोड़ी सी चर्चा हुई, परसों मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। सेशन लाइक कर दीजिए, ठीक है, सभी का धन्यवाद।